नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बर्ड फ्लू यानी कि जिसको हम एवियन फ्लू भी बोलते हैं, उसका एक स्ट्रेन है दैट इज H3N8। यह न्यूज में है, चर्चा में है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि H3N8 यह कोई नया स्ट्रेन नहीं है, यह पहले भी देखा गया है, इसकी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन यह न्यूज में इसलिए है बिकॉज इस स्ट्रेन का पहला ह्यूमन केस देखने को मिला है चाइना में, वो भी एक 4 साल के बच्चे के अंदर। तो क्या है ये केस और H3N8 स्ट्रेन क्या है और किस तरीके के ये खतरे को पैदा कर सकता है, यानी कि इसके ये कितना एक तरीके से खतरनाक है, या बर्ड फ्लू जो होता है वो कितने स्ट्रेन्स के साथ अभी तक देखा गया है, उन स्ट्रेन्स की हिस्ट्री क्या रही है, ये सारी चीज़ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क जरूर करिएगा। जिस पे भी आपको जानकारी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो उस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा और उसकी एक बाकायदा नोट भी आप बना सकते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो में आगे। अगर हम यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में H3N8 स्ट्रेन का पहला केस देखने को मिला है। राइट, मतलब ये पहली बार हुआ है कि बर्ड फ्लू का जो एक वेरिएंट है, एक स्ट्रेन है H3N8, उसका पहला ह्यूमन केस देखने को मिला है। राइट, और वो कहाँ मिला है? चाइना सेंट्रल प्रोविंस ऑफ हेनान। राइट, ये चीज़ आप जान लें। और ये बताया जा रहा है कि ये जो 4 साल का बच्चा है वह क्लोजली कांटेक्ट में था चिकन्स एंड क्रोज के। मतलब ये है कि यह बच्चा जो है वह अपने घर में पाले गए चिकन्स और क्रोज के क्लोज कांटेक्ट में था, इस वजह से इसको ये इन्फेक्शन हुआ। और ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे चाइनाज नेशनल हेल्थ कमीशन ने इसको कंफर्म किया है, उसका स्टेटमेंट है। NSC का जो स्टेटमेंट है आप उसको यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ वन ऑफ क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन एंड द रिस्क ऑफ लार्ज स्केल ट्रांसमिशन इज लो। तो आप वर्डिंग को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे वर्डिंग को जरूर पकड़िएगा। क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पीसीज का जो नाम लिया जा रहा है वो एक तरीके से यहाँ पे ना तो एवियन को देखा जा रहा है, ना तो मैमल्स को देखा जा रहा है। यहाँ पे स्पीसीज का मतलब दोनों से है। और यहाँ पे वर्डिंग में क्लियरली बोल दिया गया है कि यह जो है वो क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन है। मतलब कि क्रॉस ट्रांसमिशन एक तरीके से तभी वर्डिंग हम यूज़ करते हैं जब वहाँ पे क्लोज कांटेक्ट हो। राइट, तो NSC का यहाँ पे मानना ये है, कहना ये है कि यह जो ट्रांसमिशन, यह जो इन्फेक्शन देखने को मिला है दैट इज ओनली ड्यू टू दी क्लोज कांटेक्ट। राइट, तो ये वर्डिंग आप जरूर देखा करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी डेफिनेशन में। राइट, तो NSC ने ये कंफर्म किया है कि इट इज ड्यू टू ओनली द क्रॉस स्पीसीज ट्रांसमिशन। और दूसरा पॉइंट ये बोला है कि इसका लार्ज स्केल पे जो रिस्क है ट्रांसमिशन का वो बहुत लो है। राइट, तो ये मोटी बात आप जान लें। अगर हम यहाँ पे देखें कि H3N8 जो है ये क्या है, यानी कि इस स्ट्रेन के की पॉइंट्स क्या हैं, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि H3N8 जो है वो 2002 से सर्कुलेट कर रहा है, यानी कि 2002 में इसका पहला केस देखने को मिला था, वो भी नॉर्थ अमेरिका के वाटरफॉल में। वहाँ डक्स के अंदर इस केस को पहली बार देखा गया था। राइट, तो H3N8 जो यहाँ पे स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये ऑलरेडी 2002 से सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन चर्चा में इसलिए है, हम आज बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज पहला ह्यूमन केस देखने को मिला है, मतलब पहली बार देखा गया है कि बर्ड फ्लू का यानी एवियन फ्लू का H3N8 स्ट्रेन पहली बार ह्यूमन में देखने को मिला है। राइट, तो ये आप अच्छे से जान लें। 2012 में एक, मतलब कि अगर इसको हम देखें कि ये कितना खतरनाक रहा है हिस्ट्री के तौर पे, यानी कि 2002 से अगर हम बात कर रहे हैं कि 2002 से ये सर्कुलेट कर रहा है, तो इसने ज़रूर कहीं ना कहीं तबाही मचाई होगी, कभी ना कभी ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहा होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरी हिस्ट्री में केवल 2012 में एक लार्ज स्केल पे इस पर ब्लेम किया गया था इस स्ट्रेन के ऊपर। जी हाँ, मैं यहाँ पे वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, ब्लेम। तो हुआ क्या था कि H3N8 पे ब्लेम किया ये गया कि 160 सील्स की मृत्यु होती है। मतलब कि ये बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो रही है। वहाँ पे 160 सील्स की मृत्यु होती है और ब्लेम किया गया कि ये जो मृत्यु हुई हैं वह H3N8 स्ट्रेन की वजह से हुई हैं। हालांकि बाद में ये कंफर्म किया गया कि ये जो रिसर्च है वो गलत है, ये जो मृत्यु हुई हैं वह डेडली न्यूमोनिया की वजह से हुई हैं। राइट, तो ये आप समझ लीजिए, ये सिर्फ ब्लेम था। राइट, लेकिन फिर यहाँ पे बोला गया कि डेडली न्यूमोनिया की वजह से हुआ है। अच्छा, बाद में क्या होता है कि 2015 में
जर्नल ऑफ वायरोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको मार्क जरूर करिए और इसको डिटेल में जरूर जाइए। जर्नल ऑफ वायरोलॉजी क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जर्नल ऑफ वायरोलॉजी जो है वो स्टेटमेंट देता है कि H3N8 जो वायरस है वो हाईली एडॉप्टिव है। हाईली एडॉप्टिव का मतलब ये है दोस्तों कि यह मल्टीपल एवियन और मैमल्स में पाया जा सकता है, यानी कि मल्टीपल एवियन और मैमल्स को होस्ट कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग यहाँ पे होस्ट है यहाँ पे। तो देखिए वायरस कोई भी हो दोस्तों, वायरस जो एक तरीके से बढ़ता है, उसका जब ट्रांसमिशन होता है तो ट्रांसमिशन के बाद जब वो किसी भी बॉडी के अंदर जाता है तो उस बॉडी को वो होस्टिंग बॉडी बोला जाता है वायरस के टर्म में। और वायरस को जो आप म्यूटेशंस देखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोविड में बहुत सारे म्यूटेशंस हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे वेरिएंट्स आए। तो वायरस जो होता है वो म्यूटेट करता है, और म्यूटेट इस वजह से कर पाता है क्योंकि वो होस्टिंग बॉडी उसको एक तरीके से अलग न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, एक अलग वहाँ उसके लिए एक अलग ही पूरा उसका पूरा वो जीनोम वहाँ पे तैयार होने लगता है, उसके हिसाब से अपने आप को म्यूटेट करने लगता है, मतलब अपना रूप बदलने लगता है, राइट। तो ये सारा का सारा जो खेल है वह होस्टिंग बॉडी की वजह से ही है। और मैंने आपको बता दिया कि होस्टिंग बॉडी जो है वह मैमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट, अदर स्पीसीज भी हो सकती हैं। ये आप दिमाग में रखिए कि वायरस जो है वो एक ऐसा यहाँ पे मतलब कि अगर आप इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टर्म में देखें तो ये एक ऐसा पैथोजन है जो हर एक लिविंग बॉडी में एक तरीके से ट्रांसमिट हो सकती है, वहाँ पे होस्ट कर सकती है, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, इवन बैक्टीरिया में भी वायरस होस्ट कर सकता है, राइट। तो ये मोटी बात जरूर रखिए। तो यहाँ पे मैं वर्डिंग आपको समझा रहा था, होस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस को होस्टिंग बॉडी चाहिए होता है हमेशा, और होस्टिंग बॉडी में ही वो अपने आप को म्यूटेट करता है, अपने रूप को बदलता है। तो राइट, तो ये मोटी बात आपको समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे वर्डिंग बोला जर्नल ऑफ वायरोलॉजी ने, वो ये है कि इट इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द स्पीसीज बैरियर। अब देखिए स्पीसीज बैरियर का मतलब यहाँ पे ये है कि ये चाहे एवियन हो, चाहे मैमल हो, चाहे आपस में मतलब कि इंटर मैमल्स हो या इंटर एवियंस हो, वो उसमें क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। मतलब ये इसके लिए बैरियर कोई नहीं है, ये हाईली एडाप्टिव है, ये फैल सकता है। हालांकि यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि वो ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रहा है, वो क्लोज कॉन्टेक्ट वजह से हो रहा है या वो एयर ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है। हालांकि अगर आप इसको ह्यूमन के टर्म में देखें तो ह्यूमन का पहला केस मिला है, और ह्यूमन के पहले केस में एनएससी ने क्लियरली ये बोल दिया है कि यह ड्यू टू दी ओनली क्लोज कॉन्टेक्ट है, राइट। मतलब कि यह जो केस मिला है सिर्फ और सिर्फ क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से ही मिला है, इसमें एयर ट्रांसमिशन का कोई लक्षण नहीं समझ में आता और ना ही ये लार्ज स्केल पे होने वाला है, राइट। हालांकि एनएससी के कहने से ही सिर्फ रिसर्चर्स जो हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, वो शांत तो नहीं बैठ जाएंगे, उनका चिंता तो खत्म नहीं हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में चिंता करने वाली बात है, राइट। तो साइंटिस्ट लोग कहीं ना कहीं एक तरीके से डरे हुए हैं कि कहीं ये अपने आप को म्यूटेट करके नया स्ट्रेन ना तैयार करे, या इसका ट्रांसमिशन जो है कहीं लार्ज स्केल पे ना हो जाए, राइट। तो वो तो बाद देखा जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे आप ये जानें कि इसकी होस्टिंग किस तरीके से हो रही है और इसका जो बेसिक लक्षण है, जो बेसिक हिस्ट्री रही है, वो आप सब जान लीजिए, राइट। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि बर्ड फ्लू यानी कि एवियन फ्लू के स्ट्रेन्स क्या क्या रहे हैं। हालांकि देखिए मैं यहाँ पे आपको जो लिस्ट दे रहा हूँ ये मतलब कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगर आप सब टाइप्स के टर्म में देखेंगे तो बहुत सारे सब टाइप्स स्ट्रेन्स हैं, और उनका एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबका अपना एक मतलब अगर आप देखोगे तो वो नेम जो है और उसका हिस्ट्री भी अलग है। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको दे रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेन्स रहे हैं इनका अपना एक तरीके से इंपॉर्टेंस है, इसको लार्ज स्केल पे कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा गया है, और कहीं ना कहीं ये चिंता का कारण बना था, चाहे वो WHO के लिए चिंता का कारण रहा हो या चाहे किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रहा हो वहाँ की गवर्निंग बॉडी के लिए, राइट। तो चलिए जानते हैं एक करके। यहाँ पे H5N1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो स्ट्रेन है यह इसको मतलब WHO ने जब इसको मतलब समझा तो WHO ने ये फाइनली बताया कि 2003 और 14 के बीच में
इस स्ट्रेन की वजह से टोटल 660 कंफर्म्ड ह्यूमन केसेस मिले हैं, यानी कि H5N1 स्ट्रेन से 667 कंफर्म्ड केसेस हैं। देखिए कंफर्म्ड केसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस थे, लेबोरेटरी में कंफर्म किए हुए केसेस थे। टोटल कितने थे? 667 बिटवीन 2003 एंड 2014, राइट। तो ये टाइम पीरियड याद रखिए और यहाँ पे डेटा याद रखिए कि कितना लोग इन्फेक्ट हुए थे। अगर हम बात करें H7N9 की, तो ये बताया गया है, इसके प्रमाण मिले हैं कि यह जो टाइप है, यानी कि यह जो स्ट्रेन है वह पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, राइट। हालांकि यह जो है बहुत रेयर है, ये रेगुलर आपको मतलब कि हाईली इसका मतलब रीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब H7N9 जब भी अगर आप पर्सन टू पर्सन देख रहे हैं तो बहुत ही रेयर होगा, राइट। इस केस में भी ये क्या है? रेयर है। तो ये दिमाग में रखिए। H7N7 की अगर हम बात करें तो 2003 में इसका आउटब्रेक देखा गया था, वो भी नीदरलैंड के एक फॉर्म में, चिकन फॉर्म में। और इस वायरस की वजह से, यानी कि इस स्ट्रेन की वजह से 90 पीपल इन्फेक्टेड हुए थे और उनमें से एक आदमी की मृत्यु हुई थी, राइट। तो ये आप दिमाग में रखिए। अगर हम बात करें H10N8 की, तो यह केवल 2013 में चाइना में डिटेक्ट किया गया था और यहाँ पे 2-3 मृत्यु भी बताई जा रही है, राइट, H10N8 की वजह से। हालांकि इसका कोई आउटब्रेक देखने को नहीं मिला था। इसका अगर कंट्रीज के टर्म में देखेंगे तो वहाँ पे कंट्रीज के टर्म में इसका आउटब्रेक नहीं हुआ था, राइट। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर मैं H5N1 की बात करूँ, इसके स्केल की बात करूँ, तो यह जो 667 कन्फर्म्ड केसेज हैं वह सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये लगभग 16 कंट्रीज में देखने को मिला था, राइट। तो ये आप दिमाग में याद रखिए कि जो 16 कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, 16 कंट्रीज में ये देखने को मिला था और 16 कंट्रीज में ये टोटल 667 केसेस देखने को मिले थे, राइट। तो हम यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेन्स की डिस्कशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्रॉस बाउंड्री केसेस हैं, राइट। और जो भी यहाँ पे नंबर है वो लेबोरेटरी टेस्टेड या लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेज हैं। ये मोटी बात आप दिमाग में रखिए। और अगर हम H10N8 की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ डिटेक्टेड ओनली इन चाइना इन 2013, राइट। 2013 में इसको देखा गया था। H10N7 जो है वो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में देखने को मिला था 2004 में, और इसकी वजह से इजिप्ट में 2 बच्चे बीमार पड़े थे, राइट। अगर हम H7N3 की बात करें दोस्तों, तो यह 2004 में इसका आउटब्रेक होता है और इस आउटब्रेक की वजह से कनाडा वगैरह में मिलियंस ऑफ बर्ड्स को मारा गया था। मतलब कि लाखों बर्ड्स को मारा गया था, बिकॉज यहाँ पे जो होस्टिंग हो रही थी इस स्ट्रेन की वो ज़्यादातर बर्ड्स में हो रही थी, राइट। तो इस वजह से इसको मारा गया था। हालांकि देखिए पोल्ट्री फॉर्म जो होते हैं ज़्यादातर या तो हेंस की, मतलब कि जो चिकन्स होते हैं उनकी होती है, या डक्स की होती है, तो ज़्यादातर इन्हीं पक्षियों को मारा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन वेरिएंट्स को, अगर आप इसका पूरा डेटा और जानना चाह रहे हो, इसकी पूरी हिस्ट्री जानना चाह रहे हो, तो ज़रूर आप जो, हालांकि इतना ये परफेक्ट है, आप इसको याद कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्ट्रेन्स आए हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से रहा है पूरी हिस्ट्री में, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको एक किस तरीके से, मतलब उसको टाइप में किस तरीके से देखा जाता है। हमने तो ये बात कर ली बर्ड फ्लू की, राइट, हमने एवियन फ्लू की बात कर ली, लेकिन पूरा का पूरा जो फ्लुएंजा वर्डिंग है, इन्फ्लुएंजा जो होता है या जो इन्फ्लुएंजा के वायरसेस हैं उनके टाइप्स कितने हैं। मतलब हम यहाँ पे ओवरऑल एवियन और यहाँ पे पूरा जो मैमल कैटेगरी के इन्फ्लुएंजा होते हैं उन सब की बात करने वाले, उन सब के टाइप की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस मिलते हैं। मतलब कि एक तरीके से WHO ने जो कैटेगराइजेशन किया है वो है ABC एंड D। मतलब कि ये जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं वह पूरा मतलब पशु पक्षियों, मतलब कि पक्षियों और पशुओं में जो इन्फ्लुएंजा होते हैं उन सब के वायरसेस, उन सब के स्ट्रेन्स, उन सब के सब टाइप्स को मिलाकर यहाँ पे 4 टाइप्स को बताया गया है, राइट। तो वो टाइप्स क्या हैं समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो कि ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा A एंड B वायरसेस, राइट। आप मोटे तौर पे यहाँ पे आप जानो कि टाइप A जो है वो कैपेबल इन्फेक्टिंग एनिमल्स, मतलब वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकता है, राइट। अब उसमें ह्यूमन भी आ जाता है। टाइप B जो है वो क्या है, ओनली फाउंड इन ह्यूमंस, राइट। टाइप B को आप समझें कि ये केवल और केवल क्या है, ह्यूमंस में है। अच्छा,
टाइप ए एंड बी अगर दोनों को समझना चाहें तो ये सीजनल डिजीज होती है। जैसे कि आप देखो कि फ्लू सीजन माना जाता है, खासतौर पे अगर सर्दियों में देखा जाए या बरसात का टाइम है तो वहाँ पे ए एंड बी देखने को मिल सकता है, राइट। और मैंने आपको बता दिया कि टाइप ए जो है वो क्या है, एनिमल्स को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। बी जो है वो केवल और केवल ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा सी की अगर हम बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में होता है, बट इसकी हिस्ट्री रही है डॉग्स और पिग्स के टर्म में भी, राइट। तो ये आप यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखो कि सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन में देखने को मिलता है, लेकिन डॉग्स और पिग्स के टर्म में भी इसकी हिस्ट्री मिली है, राइट। और अगर ये मिलती है तो जनरली इसमें जो सिम्टम समझ में आता है वो ये है कि माइल्ड इलनेस आती है, और इसमें बहुत बड़ा मतलब कि ह्यूमन जो एपिडेमिक्स होती है वो देखने को नहीं मिली है, मतलब कि बहुत चिंता का विषय नहीं रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लुएंजा डी वायरसेस की, तो प्राइमरीली जो है ये कैटल्स को अफेक्ट किया है, और अभी तक एक तरीके से यहाँ पे पीपल्स को इस वायरस से या इस स्ट्रेन से बीमार होते हुए नहीं देखा गया है, यानी कि उनमें ये स्ट्रेन नहीं पाया गया है, राइट। तो ये मोटी बात है, आप इसको समझ लीजिए कि जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो ए बी सी और डी टाइप के होते हैं। ए जो होता है वो क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डी क्या होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने आपको समझा दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे मोटी बात समझना चाहें कि WHO जो है वह इन्फ्लुएंजा को किस तरीके से बताता है, एक तरीके से अगर वो एवियन एंड अदर जूनोटिक इन्फ्लुएंजा को जोड़कर बताना चाहे WHO, तो वो उसको किस तरीके से बोलना, वो किस तरीके से वो बताता है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि WHO ये बोलता है कि ह्यूमंस कैन बी इन्फेक्टेड विद एवियन, स्वाइन एंड अदर जूनोटिक इन्फ्लुएंजा वायरसेस सच एज एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस सब टाइप्स दीज, राइट। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बहुत सारे सब टाइप्स हैं, तो यहाँ पे कुछ और सब टाइप्स हैं आप देख पा रहे हो। तो WHO का कहना ये है कि ह्यूमन जो हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, चाहे वो एवियन हो चाहे वो जूनोटिक हो। देखिए एवियन और जूनोटिक को भी मैं आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर दूं क्लियरली, आप इसको मोटे तौर पे समझिए। एवियन का मतलब ये है कि जो बर्ड्स में फ्लू होता है उसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा बोलेंगे, और जूनोटिक का मतलब ये है कि जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, राइट, मतलब कि जो मैमल्स हैं बेसिकली, उनमें जो फ्लू देखने को मिलता है उसको हम बोल देते हैं जूनोटिक इन्फ्लुएंजा, राइट। तो ये मोटे तौर पे आप दिमाग में रखिए। दूसरी बात यहाँ पे WHO कहता है कि एवियन, स्वाइन एंड अदर जूनोटिक इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस में कॉज डिजीज रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब कि बहुत सारे उसने एक तरीके से डिजीजेज को बताए हैं कि कौन कौन से डिजीजेज हो सकती हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो उनके अनुसार क्या है, ये है कि माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से फीवर एंड कफिंग हो सकती है। अर्ली स्पटम प्रोडक्शन हो सकता है, यानी कि अर्ली स्पटम प्रोडक्शन का मतलब ये है कि बार बार आपके मुंह में ज़्यादा थूक बनता है या आप ज़्यादा थूकते हो, है ना, और ये अचानक से हो रहा है, मतलब कि आपका एक तरीके से मतलब स्पटम जो है वो ज़्यादा पहले नहीं बनता था, लेकिन अब अचानक से ज़्यादा बनने लगा, आपको ज़्यादा थूकना पड़ रहा है, राइट। और रैपिड प्रोग्रेशन टू सर्व न्यूमोनिया, राइट, ये भी देखने को मिल सकता है। सेप्सिस विद शॉक, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड इवन डेथ, राइट। कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इंसेफेलाइटिस देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये सारे जब लक्षण देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ये देखा जाता है, समझा जाता है बाहरी तौर पे कि ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन हो सकता है। हालांकि वो डायग्नोसिस के बाद पता चलता है, वो लैब टेस्ट के बाद पता चलता है कि किस इन्फ्लुएंजा से आप सफ़र कर रहे हैं, राइट। तो ये मोटी बात आप जान लीजिए कि WHO क्या कहता है, और मैंने आपको बता ही दिया कि H3 जो N8 की हम बात कर रहे थे बेसिकली वो क्या है, और अदर जो स्ट्रेन्स वो क्या हैं। और मोटे तौर में आपको बता दूं यहाँ पे वो ये है कि H3N8 जो है वो, जैसा हम NSC की रिपोर्ट को समझें, NSC एक स्टेटमेंट को समझें, तो उसका कहना है कि ये लार्ज स्केल पे ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने फिर यहाँ पे बता दूं कि इसमें सावधानी बरतनी बिल्कुल ज़रूरी है। कहीं भी अगर आप मतलब अगर आप संपर्क में हैं, ऐसे बर्ड्स के कांटेक्ट में हैं, या आप अपने घरों में उनको एक तरीके से उनके क्लोज कांटेक्ट में हैं, पालतू पशु पक्षी हैं, तो ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो
जरूर अवेयर रहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल में और भी वीडियोज़ हैं और भी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रिलेवेंट हैं। उसको आप जरूर विजिट करिए, यानी कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर लें। राइट, चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।